इक्वेटोरियल पोजीशन सबसे पहले क्या है ये हम समझेंगे नहीं, पहले फिगर बना लेते हैं। दो चार्ज, सबसे पहले तो डायपोल बनाओगे भाई। डायपोल क्या है? दो चार्ज है, कहीं प्लस क्यू होगा कहीं माइनस क्यू होगा। जहां मन है तुम्हें मन है यहाँ माइनस क्यू वहाँ प्लस क्यू तो दे सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हमारा डायपोल है और इसका डिस्टेंस कितना होगा भाई? 2a। क्या यही तो है ना कि प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डायपोल। ये डायपोल है। अब एक्सियल पोजीशन हम लोग कल देखे थे कि इस दोनों चार्ज को जो लाइन मिलाता है वही लाइन को अगर दोनों तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक्सिस कहलाएगा नहीं। इक्वेटोरियल क्या है? इसका मिडिल पॉइंट हमारा क्या होता था? सेंटर ऑफ डायपोल होता था। ऐसा बताए थे ना, मान लेते इसको ओ से डिनोट किए, तो इधर भी ए और इधर भी ए होगा। अब है कि इक्वेटोरियल पोजीशन किसको कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन है कि जो एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से होकर के जाता है। सेंटर मतलब सेंटर ऑफ डायपोल, इससे ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो ये लाइन जो है, ये लाइन कहलाएगा इक्वेटोरियल। ये लाइन क्या कहलाया? एक्सियल। ये लाइन क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल। तो कहता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जैसे एक्सियल पोजीशन पे किसी पॉइंट पे हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी तरह से इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट हो सकता है भाई, यहाँ यहाँ यहाँ, चाहे नीचे कहीं भी हो सकता है ना। तो कोई भी एक रैंडम हम पॉइंट ले लेंगे, ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है। मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके वजह से भाई? तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से, है ना। इससे कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, इनफाइनाइट तक ले सकते हो, यहाँ यहाँ, फिर इधर भी ले सकते हो कहीं भी, है ना। तो यहाँ से हम इस पी पॉइंट पे हमें क्या करना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है। अब जब एक्सियल पोजीशन हम लोग निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका भी जो पी पॉइंट था उसका डिस्टेंस कहाँ से लिए थे? सेंटर ऑफ डायपोल से लिए थे, यहीं से ना, कहीं इधर कहीं लिए थे। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर लिए थे, ऐसा लिए थे ना। तो यहाँ पे भी पॉइंट अगर पी है यहाँ पे, तो इसका भी डिस्टेंस ओ से पी हम क्या ले लेंगे? आर ले लेंगे। कुछ डिस्टेंस होगा ना भाई, कुछ भी हो सकता है जो वैल्यू दिया रहे। तो कहता है कि अब हमें क्या करना है कि पी पॉइंट पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? 90 डिग्री है। 90 होगा तभी इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, है ना। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल which is at a distance of r from center of dipole O। सेंटर ऑफ डायपोल कहाँ है भाई? O पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं भाई? उस पॉइंट पे क्या करते हैं? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे पहले टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या यही बताया ना, किसी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पर जिस पॉइंट पे निकालना है वहाँ पे हम क्या लेंगे? यहाँ पे हम क्या लेंगे भाई? एक टेस्ट चार्ज लेंगे, नहीं। इस पी पॉइंट पे, ये जो हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या लेंगे? एक टेस्ट चार्ज लेंगे। और टेस्ट चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा, बहुत बहुत छोटा होगा और पॉजिटिव नेचर का होगा। तो देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो ये दोनों है, तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। होना चाहिए कि नहीं? क्या ऐसा होगा? तो ये पॉजिटिव है
ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। डायरेक्शन क्या होगा भाई? इसका जो लाइन जॉइनिंग है उसकी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो इससे ये जब जुड़ेगा तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके वजह से होना चाहिए वो किधर होगा भाई? तो वो होगा इस डायरेक्शन में, नहीं होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। इससे अगर देखना होता तो इधर आता, बट हम तो देख रहे हैं उस पॉइंट पे ना, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? तो ये हमारा क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके वजह से? प्लस क्यू के वजह से, तो प्लस। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अभी फिर आप इसके वजह से देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं? तो अपने तरफ अट्रैक्ट किया तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या दोगे भाई? तो कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा? और ये जो होगा वो किसके वजह से होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस की। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अब देखो एक बात और है, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? ए। इधर भी डिस्टेंस कितना होगा? ए। तो जब भी हम किसी चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसका डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? क्या यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है क्या? इसके बीच का डिस्टेंस तो ये होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना होगा, या इसके वजह से यहाँ पे जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस निकालना होगा, नहीं? तो ये भी ए है, आर है, ये भी ए है, आर है, यहाँ पे 90 है, तो पाइथागोरस से ये निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना भाई, यहाँ पे 90 है, अगर इधर 90 है इधर भी 90 होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आना चाहिए? अगर ए है, आर है, तो क्या होना चाहिए? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? क्या ऐसा ही होता है ना? हाँ, 90 है तो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनस निकालना है, इसका रूट करना होगा। क्या ऐसा ही पढ़े हो ना पाइथागोरस? ये नहीं समझ में आ रहा है क्या बात है? अब देखो इधर भी ए है और इधर भी आर ही है, यानी कि जितना इधर आया है उतना ही क्या होगा? इधर भी होना चाहिए कि नहीं? तो सेम होगा डिस्टेंस, होगा कि नहीं? तो पहले फिगर बना लो, ये सब कुछ मेंशन कर लो, फिर आगे डेरिवेशन पे चलेंगे। कहाँ रे? इतना दीवाना काहे हो गया है मोबाइल?
क्या हो गया? यहाँ पे एंगल मेंशन कर लोगे, ये एंगल है थीटा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो इधर भी थीटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। तो साइड बराबर है मतलब आइसोसेलेस एंगल। तो आइसोसेलेस एंगल में अगर दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा भाई? ये भी थीटा ही होगा। क्या होगा कि नहीं? अब देखो कैसे निकालते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो इस अगर दो है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी तो हमें इसके बीच का एंगल पता होना चाहिए। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट करके हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि रिजोल्यूशन करते हैं इसको, है ना। जैसे ये तो छाप लियो ना। अभी देखो पहले मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस दोनों को पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मान लेते हैं प्लस क्यू कितना होगा भाई? तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए? 1/4πε0 क्यू। तो क्यू कितना है? क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऐसा ही होता है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारा कौन सा है? ये है ना। तो इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट है इसका स्क्वायर। क्या ये समझ में आया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस होता था चार्ज के पॉइंट का। तो यहाँ से यहाँ पे तो डिस्टेंस ये है ना भाई, तो इसका स्क्वायर होगा। तो इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर के साथ चला जाएगा, खत्म होगा ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 1/4πε0 क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो लिखे। अभी सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू भी कितना हो जाएगा? इतना ही होगा। नहीं होगा? क्यों? क्योंकि चार्ज फिर से क्यू है और डिस्टेंस ये जो है वो भी तो फिर इसी के बराबर है, नहीं है? तो डिस्टेंस दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये और ये दोनों बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू वैल्यू वाइज तो क्या हुआ भाई? सेम आया है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। अपोजिट तो नहीं है, अलग अलग है, कुछ एंगल पे है। तो ये दोनों सबसे पहले अगर हम निकाल लिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों अलग अलग डायरेक्शन पे लग रहा है। इसको छाप लो पहले।
हो गया। अब देखो दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू। अब अगर यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा है, ये थीटा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 180 माइनस 2 थीटा नहीं होना चाहिए? तो अगर ये 180 माइनस 2 थीटा है और ये पूरा एंगल कितना है? 180 है, तो इधर कितना हो जाएगा? 2 थीटा होगा कि नहीं? 2 थीटा होगा। तो कहता है कि इस दोनों, अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो सेम अगर है तो उसका क्या होगा? जो रिजल्टेंट होगा जस्ट इस एंगल का क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। क्यों? दोनों अगर सेम वैल्यू है, पैरेललोग्राम्स लॉ या ट्रायंगल्स पर जैसा भी पढ़े होंगे, अभी समझो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये, किसी एंगल पे हो सकता है, मैंने ऐसा बनाया। तो अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ऐसा होगा कि नहीं? तो पैरेललोग्राम हो, ये तो मैं स्क्वायर बना दिया, पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो, तो उसमें क्या होता है कि ये एंगल किसके बराबर होता है? ये बराबर होगा। दोनों अगर वैल्यू बराबर है तो एंगल भी क्या होंगे? बराबर होगा, ये है ना, बाइसेक्ट करेगा। तो ये दोनों वैल्यू तो बराबर है, डायरेक्शन अलग है पर वैल्यू तो बराबर है ना। तो यानी कि ये जो 2 थीटा था यहाँ पे, वो किस में डिवाइड हो जाएगा भाई? वो इधर भी क्या हो जाएगा? थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा? थीटा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अब अगर ये छाप लिए हो तो अब हम चलते हैं रिजोल्यूशन की ओर। रिजोल्यूशन की ओर मतलब सिचुएशन हमारा उस फिगर में थोड़ा कम हो गया है, यहाँ पे मैं उसको फिर से करता हूँ ऐसा। ये है हमारा सिचुएशन, नहीं ये है ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू। ये हमारा क्या होगा? ई नेट है, नहीं ई नेट या टोटल ई की वैल्यू। एंगल कितना कितना है भाई? यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा है। तो देखो तुम्हें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया गया था कि अगर कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, नहीं? मान लेते हैं अगर ये ए है, कहीं पे एंगल दिया हुआ है, तो इसको हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं। जिधर थीटा लगा हुआ है उधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं है वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ऐसा बताया गया है। यानी कि इसका 2 कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए? इधर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो इधर थीटा लगा हुआ है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा, नहीं? तो ई नेट के जगह पे हम फिलहाल यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई प्लस क्यू साइन थीटा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या ऐसा होगा ना? अब देखो उसी तरह से इसको भी तो तोड़ सकते हैं, इसको भी तो तोड़ेंगे। ये ई माइनस क्यू है, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर होगा, इधर होगा, होना चाहिए कि नहीं? तो ये ई माइनस क्यू है, इधर थीटा है, तो फिर इसका ई माइनस क्यू कॉस थीटा क्या उधर होगा कि नहीं? तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा पहले से था, अब क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू कॉस थीटा। क्या ऐसा होगा कि नहीं? फिर इसका इधर थीटा नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई? ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और चूंकि ई प्लस क्यू किसके बराबर है? ई माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड बाय बराबर है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे ये और ये बराबर है, इधर ये साइन थीटा, ये इधर भी साइन थीटा, यानी कि ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? तो बराबर अगर हुआ और अपोजिट है तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा। मतलब समझो इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, तो क्या होगा? इसमें 0 लग रहा है, नहीं है? मतलब ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट करेगा।
ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि इसके वजह से जो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो क्या होना चाहिए, सीधा सीधा इसके सम से बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर है, बराबर हम मान लेते हैं E, क्योंकि E प्लस क्यू माइनस क्यू हम बार बार क्यों लिखेंगे भाई, इससे ज़्यादा छोटा ये है ना, इसको हम मान ले, ये दोनों बराबर वैल्यू है, इसको हम मान लेते हैं कि वो E है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा, यानी कि E नेट जो हमारा आया है यहाँ पे वो एक्चुअली कितना होना चाहिए भाई, 2E cos थीटा, क्या होगा कि नहीं। और E तो हम निकाल चुके हैं ना भाई, E कितना है हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो भी लिख लोगे तुम, है ना, क्या ऐसा ही है ना। अब हमें E नेट जो है उसमें क्या है 2E cos थीटा, तो 2 तो पता है, इसमें गुना कर देंगे, E पता है, बट cos थीटा अभी नहीं पता है, क्या cos थीटा पता है। तो सबसे पहले कैसे cos थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, फिर E निकल गया है, cos थीटा निकल गया, सबको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। cos थीटा कैसे निकालोगे, अरे क्या लिखा है, रुको ना, मौका मिलेगा। सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू हमें निकालना होगा भाई, क्योंकि 2E cos थीटा, तो E तो हम निकाल चुके हैं, E प्लस क्यू E माइनस क्यू, उसी को ही माने क्योंकि दोनों बराबर था। cos थीटा हमें निकालना है, तो cos थीटा कैसे निकालोगे, तो देखो एक ये ट्रायंगल है हमारा, है क्या, छोटा सा फिगर फिर मैं बनाता हूँ यहाँ, जितना का जरूरत है उतना ही। ये कितना है, A है, ये कितना है R है, और ये कितना है भाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर, यही है ना। और यहाँ पे कितना है भाई एंगल थीटा, इस हाफ को यहाँ पे बनाया है, क्या इस हाफ को भी बना सकते हो भाई, तो वहाँ भी तो वही सिचुएशन होगा। अब इस ट्रायंगल के यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, तो अब ये ट्रायंगल है, तो cos थीटा बराबर क्या पढ़ रहे होंगे, अब ये अगर यहाँ पे ये थीटा है, तो थीटा का अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के साथ जो लगा हुआ है वो बेस होगा, और 90 का अपोजिट होता है हाइपोटेनस होता है। तो cos थीटा बराबर क्या पढ़े हो, बेस बाय हाइपोटेनस, यही पढ़ोगे ना। तो cos थीटा बराबर बेस तो हमारा कौन है, हाइपोटेनस, यानी कि cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यानी कि इसके हिसाब से cos थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, बेस बाई, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं, यहाँ भी कर देता हूँ, जो लिखे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर था ना। तो cos थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस आया कि नहीं। अब E हमें पता है, cos थीटा पता है, 2 तो 2 है भाई, सबको गुना कर देंगे तो E नेट की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, है। तो लिखो पहले, है ना, क्या हो गया, बहुत फिगर हो रहा है, तो हम क्या करें, समझाने के लिए अलग अलग बनाना पड़ रहा है, बना लोगे तो अच्छा रहेगा सब फिगर, एक जगह तो समय सही नहीं बन पाएगा। चलो जल्दी जल्दी छापो, उतना सोच विचार क्या कर रहे हो, समझने के समय समझो, छापने का मौका मिलता है छापो। पहले कौन सा क्या लिखोगे, वो फिगर तो फिगर के नीचे बनेगा, तो महामोट आदमी राइट साइड में फिगर के लिए जगह छोड़ते हो ना रे, तो बनाओ ना वहाँ पे, ये तो बना ही लिए हो, ये बनाओगे उसके नीचे ये बना लेना, लेफ्ट साइड में डेरिवेशन चलते जाएगा। तो हम क्या करें, तो कहीं बना लो भाई, पूरी डेरिवेशन जब भी होगी तो राइट साइड फिगर के लिए जगह रहना चाहिए, ठीक ना, और लेफ्ट साइड में लिखोगे, ऐसे जनरली एक फिगर में काम चल जाता है, बट
यहाँ पे भी एक में चल जाता है, बट तुम्हें समझाने के लिए, रिजोल्यूशन आसान करने के लिए ऐसा किया हूँ, और ये भी आसान करने के लिए। तो सब जानते हैं, यहाँ से नहीं निकाल सकते। यहाँ नहीं समझ आ रहा है कि ये थीटा है, ए है, आर है, तो बेस में हाइपोटेनस होगा। हाँ, तो 2e cos थीटा, तो भाई ये e प्लस e cos थीटा तो बराबर कितना हो जाएगा? 2e cos थीटा, यही हमारा e नेट है। चलो छापो, छापने में कमी नहीं करवाऊंगा। सर लास्ट तो वही ना, e इक्वल टू 1/4 पाई, जो ब्रैकेट का बॉक्स में लिखा है। तो लास्ट में अरे जैसे लिखा है वैसे लिखो ना यार, क्या तुमको हो गया? यहाँ के बाद ये बना लिया, उसके बाद फिर यहाँ से चलो ना, फिर यहाँ तक लिखोगे, फिर जब इसका जरूरत पड़ेगा तो इसका फिगर बनाओगे। cos थीटा निकालने के लिए इस फिगर की जरूरत पड़ी, वहाँ 2e cos थीटा है तो e पहले निकालें, बाद में cos थीटा निकालें। तो यहाँ से e निकला है तो इस फिगर के साथ ये जाएगा, इसके साथ ये सब लिखेगा। फिर cos थीटा जब निकालेंगे तो उसके लिए ये फिगर बगल में रहना चाहिए ना। इतना साफ सुथरा फिगर है, फिर भी क्या परेशानी हो रहा है? हो गया? एक एक डेरिवेशन में एक क्लास खत्म हो जा रहा है। ये इसी से नहीं, इसको लिखो, जैसे लिखा वैसे राइट साइड फिगर बनाओ। डेरिवेशन जैसा ही करते चलोगे, स्पेस देगा। पेज भरने के चक्कर में सबको जैसे तैसे नहीं लिख लेना, ठीक ना? मतलब बचाने के चक्कर में कि भाई कहीं घुसा देते हैं। क्या हो गया? अब तो कुछ काम नहीं है भाई, सब कुछ निकाल चुके हैं, ई निकाल चुके हैं, cos थीटा निकालना, अब तो गुना ही करना बचता है ना। तो अब हमारा ई नेट किसके बराबर है भाई? 2e cos थीटा के बराबर है। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 2e के जगह पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और इस फिगर को मिटाता हूँ, और उसके बाद क्या है? cos थीटा। cos थीटा भी हम लोग निकाल चुके हैं, a बाई जो कुछ भी है, a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्या ऐसा ही है ना? ये प्लस अब देखो, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 हो। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पे पावर कितना है? रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, नहीं? तो अगर हम इसको लिखें पूरा एक साथ, तो ई नेट बराबर क्या होगा? अभी हमें देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, q दिख रहा है, a दिख रहा है। q इंटू 2a डायपोल मोमेंट डिफाइन किए थे, हाँ? डायपोल मोमेंट को हम लोग क्या डिफाइन किए थे? आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या डायपोल मोमेंट ऐसा किए थे ना कल या परसों, जब भी किए हों? तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर में क्या है? q इंटू 2a। उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं?
पी लिख सकते हैं, अभी फिलहाल ऐसा लिखता हूँ डायरेक्ट, बाद में पी अगला स्टेप में पूछूँ। और इसको क्या लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1 है और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, तो बेस पे में पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 होगा ना, एक आधा कितना 1.5 होगा, ऐसा हुआ। अब इसको हम अगला स्टेप में मान लेते हैं पी, अगर तुम लिखना चाहोगे तो लिख देते हैं भाई कि ई नेट की वैल्यू जो होगी कितना होगा भाई, 1/4πε0 पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि P बराबर हम जानते हैं कि Q इंटू 2A होता है, नहीं? यहाँ तक चलो, फिर आगे चलते हैं। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन आ गया। स्पेशल केस देखेंगे, उसमें छोटा हो जाएगा, नहीं? घर पे भी जाके कभी कभी देख लेना, तभी समझ में हल्का फुल्का याद रहता है। तो भूलते जाओगे, इतना भी आसान नहीं है, हैं? सब समझ में आ जाता है, लेकिन फिर लगेगा कि फिर कुछ नहीं पता है। अगर सीक्वेंस में चल रहा है भाई तो वन स्टेप बाय स्टेप तो समझ में आते ही जाएगा। और घर पे एक बार कम से कम देखो ना, ये आखिर कैसे कैसे होगा। क्या हो गया? ये जनरल केस हमारा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अभी स्पेशल केस देखते हैं इसका। स्पेशल केस कहता है कि फिर वही सिचुएशन है, ये जो ये जो पॉइंट लिया गया है, यहाँ देख लो, ये पॉइंट लिया गया, यहाँ से r डिस्टेंस पे लिया गया। ए तो बहुत छोटा होता है, डायपोल क्या हो में दिखता भी नहीं है, ए बहुत छोटा होगा। और आर कहता है कि बहुत दूरी पे हो सकता है ना, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं भी हो सकता है, पॉइंट यहाँ 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 और भी ऊपर कहीं भी हो सकता है, या इस साइड कहीं भी हो सकता है। तो कहता है कि इफ आर इज फार ग्रेटर देन ए, जैसे बहुत बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर आर बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, तो हमारा क्या होगा, अगर ये छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है कि नहीं? तो आर इज फार ग्रेटर देन ए, देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि उसकी स्क्वायर करने पर वो और छोटा हो जाएगा। तो छोटा वैल्यू में क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो ई नेट हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0, पी तो ऊपर है, नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट हो गया, सही, ये समाप्त हो गया, हुआ कि नहीं? तो क्या बचा भाई, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर पावर कितना, 3/2, यानी आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का पावर 3/2 कितना होगा यहाँ पे,
तो 2 से 2 कटेगा, क्या होता है पावर गुना होता है ना, a का पावर m, m का पावर n, तो क्या होता है m इंटू n। तो 2 इंटू 3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, कटेगा, 3 बचेगा ना। यानी E नेट या E इक्वेटोरियल यहाँ लिख देता हूँ फाइनली, बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, छापो इसको। और क्या करता सिला दिया उनको पार्टिकुलर रास्ता बीजेपी कांग्रेस दिख रहा है ना, बीजेपी का बात था ही नहीं, बीजेपी का तो कोई बात ही नहीं था। उसका तो मैं 2 सीट 3 सीट से पहले लड़ता था, इस बार थोड़ा ज़्यादा पे लड़ा था। इस बार 9 या 10 सीट को मिला है। हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा पे लड़ा था, इसको फायदा ही हुआ, इसका कोई नुकसान नहीं। वहाँ कुछ था, इसका वैल्यू नहीं था ना, तो अकाली दल लड़ता था, उसके साथ इसको भी 2 4 5 सीट दे देता था बस। तो जहाँ भी लगा जीत गया, 4 राज्य जीतिए गए। आज में 4 जगह जीतेगा तो क्या तो पंजाब तो ऐसे भी था कि नहीं, पंजाब तक तो पंजाब तो था कि भाई धीरे धीरे वो वोट शेयर बढ़ेगा। हो गया ऐसा हो गया। क्या रे, हो गया है? पहले सारा भूल हो जाएगा। अब देखो E इक्वेटोरियल ऐसा आया है कि नहीं, और E एक्सियल कैसा आया था कल जो किए हो, देखो ना, किए हो ना कॉपी में। तो E एक्सियल कैसा आया था, तो 1/4 क्या इस दोनों में रिलेशन है? डबल का कौन डबल है? डबल है। 1/4πε0 P/RQ यहाँ से भी है, 1/4πε0 P/RQ यहाँ से भी है। तो इसका वैल्यू यानी E इक्वेटोरियल को यहाँ पे रख दे तो 2 E एक्सियल की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू E इक्वेटोरियल, नहीं होगा? तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, अक्सर आता है कि E एक्सियल बराबर कितना होगा, 2 इंटू 2 इक्वेटोरियल। कभी कभी इसका रेशियो पूछता है कि एक्सेल बाई इक्वेटोरियल कितना होगा या इक्वेटोरियल बाई एक्सेल कितना होगा, नहीं? तो E एक्सियल अगर इधर है, अगर इसको इधर ले आओगे तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है ना, तो इधर क्या बचेगा, 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 होगा। अगर पूछा इक्वेटोरियल बाई एक्सेल रेशियो कितना हो, तो 1/2 हो जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? छाप लो इसको, ये रिजल्ट से ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है इसमें कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन क्या है भाई, तो एक्सियल इज द डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल, नहीं? या इक्वेटोरियल इज द हाफ ऑफ ई एक्सियल। ये रिलेशन याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना? आज के लिए इतना ही, अभी इस पर क्वेश्चन करवाना है बहुत।